पे आपका स्वागत है। कहानी सुनिए। आपको मालूम है, इस कार्यक्रम के तहत हम आपको देश भर के चुनिंदा लेखकों की अनमोल कृतियां सुनाते हैं। आज इस कड़ी में आइए सुनते हैं सादत हसन मंटू का लिखा उल्लू का पट्टा। आइए सुनते हैं। कासिम सुबह 7 बजे लिहाफ से बाहर निकला और गुसलखाने की तरफ चला। रास्ते में ये इसको ठीक तौर पर मालूम नहीं, सोने वाले कमरे में, सहन में या गुसलखाने के अंदर उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो किसी को उल्लू का पट्टा कहे। बस सिर्फ एक बार गुस्से में या तंजिया अंदाज में किसी को उल्लू का पट्टा कहे। कासिम के दिल में इससे पहले भी कई बार बड़ी अनोखी ख्वाहिशें पैदा हो चुकी थी, मगर ये ख्वाहिश सबसे निराली थी। वो बहुत खुश था। रात को उसको बहुत प्यारी नींद आई। वो खुद को बहुत तरोताजा महसूस कर रहा था। लेकिन फिर ये ख्वाहिश कैसे उसके दिल में दाखिल हो गई? दांत साफ करते वक्त उसने जरूरत से ज्यादा वक्त सर्फ किया, जिसके बाइस उसके मसूड़े छिल गए। दरअसल वो सोचता रहा कि ये अजीबोगरीब ख्वाहिश क्यों पैदा हुई, मगर वो किसी नतीजे पर पहुंच न सका। बीवी से वो खुश था, उनमें कभी लड़ाई न हुई थी। नौकरों पर भी वो नाराज नहीं था, इसलिए कि गुलाम मोहम्मद और नबी बख्श दोनों खामोशी से काम करने वाले मुस्तैद नौकर थे। मौसम भी निहायत खुशगवार था। फरवरी के सुहाने दिन थे, जिनमें कुंवारेपन की ताजगी थी, हवा खुनक और हल्की। दिन छोटे, रातें लंबी, नेचर का तवाजुन बिल्कुल ठीक था और कासिम की सेहत भी खूब थी। समझ में नहीं आता था कि किसी को बगैर वजह के उल्लू का पट्टा कहने की ख्वाहिश उसके दिल में क्यों कर पैदा होगी। कासिम ने अपनी जिंदगी के 28 वर्षों में मुतअद्दिद लोगों को उल्लू का पट्टा कहा हो, और बहुत मुमकिन है कि इससे भी कड़े लफ्ज उसने बाज मौकों पर इस्तेमाल किए और गंदी गालियां भी दी, मगर उसे अच्छी तरीके से याद था कि ऐसे मौकों पर ख्वाहिश बहुत पहले उसके दिल में पैदा नहीं हुई थी। मगर अब अचानक तौर पर उसने महसूस किया कि वो किसी को उल्लू का पट्टा कहना चाहता है, और ये ख्वाहिश लम्हा बलम्हा शिद्दत इख्तियार करती चली गई। जैसे उसने अगर किसी को उल्लू का पट्टा ना कहा तो बहुत बड़ा हर्ज हो जाएगा। दांत साफ करने के बाद उसने छिले हुए मसूड़ों को अपने कमरे में जाकर आईने में देखा, मगर देर तक उनको देखते रहने से भी ख्वाहिश न दूर जो एकाएक उसके दिल में पैदा हो गई थी। कासिम मंथकी किस्म का आदमी था। तो बात के तमाम पहलुओं को गौर करने का आदी था। आईना मेज पर रखकर वो आराम कुर्सी पर बैठ गया और ठंडे दिमाग से सोचने लगा। मान लिया कि मेरा किसी को उल्लू का पट्टा कहने को जी चाहता है, मगर ये तो कोई बात ना हुई। मैं किसी को उल्लू का पट्टा क्यों कहूं? मैं किसी से नाराज भी तो नहीं हूं। ये सोचते सोचते उसकी नजर दरवाजे के बीच में रखे हुक्के पर पड़ी। एकदम उसके दिल में ये बात पैदा हुई, अजीब वाहियात नौकर है, दरवाजे के ऐन बीच में ये हुक्का टिका दिया। मैं अभी इसे दरवाजे से अंदर आया हूं, अगर ठोकर से भरी चिलम गिर पड़ती तो पानदाज जो कि मूंज का बना हुआ चलना शुरू हो जाता, और कालीन भी। उसके जी में आया कि गुलाम मोहम्मद को आवाज दे। जब वो भागा हुआ सामने आ जाए तो वो भरे हुए हुक्के की तरफ इशारा करके सिर्फ उससे इतना कहे कि तुम निरे उल्लू के पट्टे हो। मगर उसने ताउम्मुल किया और सोचा यूं बिगड़ना अच्छा मालूम नहीं होगा। अगर गुलाम मोहम्मद को अब बुलाकर उल्लू का पट्टा कह भी दिया तो वो बात पैदा ना होगी, और फिर उस बेचारे का क्या कसूर? मैं ही तो दरवाजे के पास बैठकर हर रोज हुक्का पीता हूं। चुनांचे वो खुशी जो एक लम्हे के लिए कासिम के दिल में पैदा हुई थी कि उसने उल्लू का पट्टा कहने का एक अच्छा मौका तलाश कर लिया है, गायब हो गई। दफ्तर के वक्त में भी काफी देर था, पूरे 2 घंटे पड़े थे। दरवाजे के पास कुर्सी रखकर कादिम अपने मामूल के मुताबिक बैठ गया और हुक्का नोशी में मसरूफ हो गया। कुछ देर तक वो सोच विचार किए बगैर हुक्के का धुआं पीता रहा और धुएं के इंतशार को देखता रहा। लेकिन जो ही वो हुक्के को छोड़ कपड़े तब्दील करने वाले साथ के कमरे में गया, उसके दिल में वही ख्वाहिश
फिर नई ताजगी के साथ पैदा होगी। कासिम घबरा गया। भाई हद हो गई, उल्लू का पट्टा। मैं किसी को उल्लू का पट्टा क्यों कहूं? वो फर्ज महाल मैंने किसी को उल्लू का पट्टा कह भी दिया तो क्या होगा? कासिम दिल ही दिल में हंसा। वो सही दिमाग आदमी था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ख्वाहिश जो उसके दिल में पैदा हुई है बिल्कुल बेहुदा और बेसरोपा है, लेकिन उसका इलाज क्या था कि दबाने पर वो और ज्यादा उभर जा रही थी। कासिम अच्छे तरीके से जानता था कि वो बगैर किसी वजह के उल्लू का पट्टा न कहेगा। ख्वाह ख्वाहिश सदियों तक उसके दिल में तिलमिलाती रहे। शायद इसी एहसास के बाइस ये ख्वाहिश जो भटकी हुई चमगादड़ की तरह उसके रोशन दिल में चलती आई थी, इस कदर तड़प रही थी। पतलून के बटन बंद करते वक्त उसने दिमागी परेशानी के बाइस ऊपर का बटन निचले काज में दाखिल कर दिया तो वो झल्ला उठा। भाई होगा, ये क्या बेहूदगी है? दीवानापन नहीं तो और क्या है? उल्लू का पट्टा कहो, उल्लू का पट्टा कहो, और ये पतलून के सारे बटन मुझे फिर से बंद करने पड़ेंगे। लिबास पहनकर उमेश पर आ बैठा। उसकी बीवी ने चाय बनाकर प्याली के सामने रख दी तो उस पर मक्खन लगाना शुरू कर दिया। रोजाना मामूल की तरह हर चीज ठीक ठाक थी। टोस्ट इतने अच्छे से किए हुए कि बिस्कुट की तरह कुरकुरे थे। डबल रोटी भी आला किस्म की थी। खमीर में खुशबू आ रही थी। मक्खन भी साफ था। चाय की केतली बेदाग थी। उसकी हथी के एक कोने पर कासिम हर रोज मैल देखा करता था, मगर आज वो धब्बा भी नहीं था। उसने चाय का एक घूंट पिया। उसकी तबीयत खुश हो गई। खालिस दार्जिलिंग की चाय थी जिसकी महक पानी में भी बरकरार थी। दूध की मिकदार भी सही थी। कासिम ने खुश होकर अपनी बीवी से कहा, आप चाय का रंग बहुत प्यारा है और बड़े सलीके से बनाई गई है। बीवी तारीफ सुनकर खुश हुई, मगर उसने मुंह बनाकर एक अदा से कहा, जी हाँ, बस आज इत्तेफाक से अच्छी बन गई, वरना हर रोज तो आपको नीम घोल के पिलाई जाती। मुझे सलीका कहाँ आता है? सलीके वालियां तो वो वही होटल की छोकरियां हैं जिनके आप हर वक्त गुनगान गाया करते हैं। ये तकरीर सुनकर कासिम की तबीयत मुकद्दर हो गई। एक लम्हा के लिए उसकी जी में आई कि चाय की प्याली मेज पर पटक दे और वो नीम जो उसने अपने बच्चे की फुंसियां धोने के लिए गुलाम मोहम्मद से मंगवाई थी और सामने पड़े ताकशे में पड़ी थी घोल कर पी ले, मगर उसने बुर्दबारी से काम लिया। ये औरत मेरी बीवी, इसमें कोई शक नहीं कि उसकी बात बहुत ही भोंडी है, मगर हिंदुस्तान में सब लड़कियां बीवी बनकर ऐसी भोंडी बातें करती हैं और बीवी बनने से पहले अपने घरों में वो अपनी माँ से कैसी बातें करती। बिल्कुल ऐसी अदना किस्म की बात है और उसकी वजह सिर्फ ये है कि औरतों को उमूमी जिंदगी में अपनी हैसियत की खबर ही नहीं। मेरी बीवी तो फिर भी गनीमत है, यानी सिर्फ एक अदा के तौर पर ऐसी भोंडी बात कह देती है। उसकी नीयत नेक होती है। बाज औरतों का तो ये शियार होता है कि हर वक्त बकवासी करती रहती है। ये सोचकर कासिम ने अपनी निगाहें उस ताकचे पर से हटा ली जिसमें नीम के पत्ते धूप में सूख रहे थे और बात का रुख बदलकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो आज नीम के पानी से बच्चे की टांगे जरूर धो देना। नीम जख्मों के लिए बहुत अच्छी होती है। और देखो तुम मौसम्बियों का रस जरूर पिया करो। मैं दफ्तर से लौटते वक्त 1 दर्जन और लेता आऊंगा। ये रस तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। बीवी मुस्कुरा गई। आपको तो बस हर वक्त मेरी सेहत का ख्याल रहता है। मैं अच्छी भली तो हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, दौड़ती हूँ, भागती हूँ। मैंने जो आपके लिए बादाम मंगवा के रखे हैं, आज 10-20 आपकी जेब में डाले बगैर न मानूंगा, लेकिन दफ्तर में किसी को बांट मत दीजिएगा। कासिम खुश हो गया।